सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मालूम ही होगा ये सारी चीजें आपको, मालूम हो। ये जो युद्ध था ना, ये बैलगाड़ी वाला युद्ध नहीं था। अब ये जो है तीर कमान वाला युद्ध नहीं था। ये जो युद्ध था वो मशीन गन से, टैंक से, हवाई जहाजों से, बड़े पैमाने पर मिसाइलों के माध्यम से दूसरे देशों के ऊपर जो है, दूसरे देशों के ऊपर भयंकर जो है आघात किया। बड़े पैमाने पर जलपोतों का निर्माण, रेलगाड़ियों का निर्माण। ये औद्योगिक क्रांति ने जो टेक्नोलॉजी पैदा किया था, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस प्रथम विश्व युद्ध के महाविनाश में खूब अच्छे से किया। युद्ध होने लगेगा तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे, युद्ध होने लगेगा तो आप ये नहीं सोचेंगे कि फला आदमी भूखों मर रहा है या कोई बेरोजगार है या दूसरे तरीके की जो छोटे छोटे समस्या है। जब युद्ध होने लगेगा तो उत्पादन के सारे इकाई युद्ध के कामों में लगा दिए जाएंगे, क्योंकि राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की जीत यहाँ पे चैलेंज हो जाती है। राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की जीत यहाँ चैलेंज हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि युद्ध कि जितने देश में फैक्ट्रियां और अन्य सारे हैं वो उत्पादन चेंज हो जाएगा। अब ब्रिटेन और अन्य सारे जो देश थे, छोटे छोटे तो देश थे, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं, तो लगभग सारे पुरुषों को सेना में भर्ती होना पड़ा। जितने पुरुष तो उनको युद्ध के मोर्चों पे जाने लगा। औरतों को पहली बार बड़े पैमाने पर घर की चौखट से बाहर निकलना पड़ा। अभी तक जो है पुरुष ही सारा काम करते थे बाहर का। अब फैक्ट्रियों में काम करना है, गोला बारूद की फैक्ट्रियों में औरतों को काम करना पड़ा। यहीं से नए तरह का फैशन भी पैदा हो गया हुआ, आगे हम पढ़ेंगे कहीं न कहीं। इस तरीके से ये देखा जाता है कि एक सामाजिक ढांचा भी पूरी तरह से बदलता है। पुरुषों को युद्ध के मोर्चों पे जाना पड़ता है। महिलाएं जो थी उनको घर से बाहर निकल के वो सिर्फ सुरक्षित उद्योगों में ही महिलाओं ने नहीं काम किया। सुरक्षित का मतलब है कि जैसे कहीं पे ब्रेड बन रही है, कहीं पे काटन का काम हो रहा है, बल्कि खतरनाक उद्योगों में जहाँ पे गोला बारूद और मिसाइल बनती थी, उन हथियारों की फैक्ट्रियों में भी महिलाओं को काम करना पड़ा। लिहाजा यहीं से महिला सशक्तिकरण भी शुरू होता है और यहीं से प्रथम विश्व से अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पे बढ़ता है, क्योंकि ब्रिटेन इत्यादि अमेरिका से बड़े पैमाने पे कर्ज लेते हैं। अमेरिका अब एक कर्जदाता देश बन गया, यहीं से सुपर पावर के तौर पे भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला लिख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रमुख सुधार कौन कौन से किए? प्रमुख सुधार कौन कौन से किए? अगला क्वेश्चन ले लीजिए। बड़े पैमाने पे उत्पादन, चलिए 1920 का दशक, 1920 का दशक किस प्रकार बृहत उत्पादन के लिए जाना जाता है? किस प्रकार बृहत उत्पादन के लिए जाना जाता है? ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए।
अमेरिकी आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारण क्या थे? अमेरिकी आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारण क्या थे? चलिए तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा तो जो सुधार में तो नहीं है, फिर भी देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे परिवर्तन पूरी दुनिया में आते हैं। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन युद्ध में उसने अपनी इतनी ताकत झोंक दी कि उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उपनिवेशों में भी स्थिति खराब होने लगती है। उपनिवेशों में भी स्थिति खराब होने लगती है। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था, चाहे तो ले लें, कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के उद्योगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आगे हो सकता है क्वेश्चन हो, ले लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव। तो मुश्किल के दौर से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन ने अमेरिका से कर्ज लिया था, उस कर्ज को भी वापस करना था। जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पे फैली हुई थी उन देशों में, इसका परिणाम क्या निकला कि ये जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी, उनको मजबूती मिली। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये बड़े पैमाने पे गेहूं का उत्पादन इन लोगों ने किया और यूरोप को खूब जो है अन्न की सप्लाई की, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये बड़े पैमाने पे ताकत के तौर पे उभर गए। फिर से सुन लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के ब्रिटेन के हिस्से में बेरोजगारी भूखमरी को दूर करने के लिए युद्ध के दौरान भी और उसके बाद बड़े पैमाने पे खाद्यान्न की मांग बढ़ी, और उस खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि सबल हुए। इन्होंने खेतों को साफ करवाया, बड़े पैमाने पे गेहूं का उत्पादन करवाया और गेहूं की सप्लाई कराया, और गेहूं से बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पैदा हुई, बड़े बड़े उद्योग पैदा हुए इन देशों में। और यही 1920 का दशक है जब अमेरिका में एक्सेसिव प्रोडक्शन शुरू होता है। बृहद उत्पादन, मास प्रोडक्शन शुरू होता है। मास प्रोडक्शन पहले थोड़े छोटे पैमाने पे काम होता था, छोटा उद्योग होता था। आप फोर्ड कंपनी की कारें इंडिया में देखते होंगे सड़कों पर, बहुत सारे लोग जो है FORD फोर्ड लिखा होता है। हेनरी फोर्ड एक बहुत साधारण सा व्यक्ति था, एक साधारण से जिंदगी जीने वाला था। हेनरी फोर्ड जो है एक कार फैक्ट्री लगाया और बहुत थोड़े पैमाने पे कार फैक्ट्री में कारें बिकती थी। 4-4 दिन में एक कार बन के तैयार होती थी, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में। लेकिन वो एक बार गया शिकागो के बुचड़खाने में, उसने देखा कि पूरा 2 लाइन बनी हुई है, जिसे असेंबली लाइन कहा जाता है। 2 लाइन बनी हुई है और उस बुचड़खाने में जो जानवर है जिनका मांस काटा जाना है, एक जगह कटिंग किया जा रहा है, उनको दूसरे जगह बेल्ट में हैंग करके उनको आगे बढ़ा दिया जा रहा है। दूसरे हिस्से पे देखा जा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी कटिंग मांस की वहां से जो है विक्रेता को कटिंग करके दे रहा है। तो उसने देखा कि क्या इसी तरीके से हम जो है गाड़ियों का उत्पादन नहीं शुरू करवा सकते हैं, और इसी असेंबली लाइन पर। और यही वो दौर था कि अमेरिका में कार और मशीनें, वॉशिंग मशीन और अन्य सारी चीजें जितनी हैं, सब बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर, ये सारी चीजें, बाइक और अन्य सारी चीजें बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होते। नॉट ओनली इन फैक्ट्रीज, सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं, ये कृषि उत्पादन में भी यही बात आती है
क्योंकि गेहूं की सप्लाई के लिए किसान जंगलों को साफ करके बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन करते हैं, फिर अन्य फसलों का भी उत्पादन शुरू करते हैं। तो हमें ये देखते हैं कि हेनरी फोर्ड ने एक नया तरीका पैदा किया कि असेंबली लाइन में के तौर पे हर 3 मिनट में एक कार बन के तैयार हो सकती है। इस तरीके का चैनल उसने प्लेटफॉर्म डेवलप किया कि 3 मिनट में एक कार बन के टी मॉडल की कार बन के पूरी दुनिया में आप बहुत पुरानी फिल्में देखेंगे तो उसमें टी मॉडल की कार जो है दिखती है। ये रहा मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री स्तर पे, और फैक्ट्रियां तो सिर्फ सिर्फ एक उदाहरण कार का दिया हुआ, और भी वॉशिंग मशीन ऐसे ही बनाने शुरू हुई, ऐसे फ्रिज बनाने शुरू हुए, ऐसे रेडियो, आज रेडियो का मतलब नहीं, आज एलसीडी समझ लो, ऐसे ग्रामोफोन का मतलब आज मोबाइल समझ लो, या कोई और चीज इस तरीके इलेक्ट्रॉनिक आइटम। सो इन द इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इन इलेक्ट्रिकल आइटम, in agriculture sector, in industry, in other industry and trade, mass production was started. मार्केट अचानक जंप कर गई 10 सालों के अंदर ही। प्रथम विश्व युद्ध ने जो अवसर दिया, अमेरिका पूरी दुनिया को पूंजी के मामले में दबाने लगा, एक कर्जदाता देश बन गया और पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में मदद किया। समझ रहे हैं? और अमेरिका की यह बढ़ी हुई ताकत, अमेरिका की यह बढ़ी हुई ताकत आज तक कमजोर नहीं हुई। आज भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं सब में अमेरिका का कब्जा है, अमेरिका की पूंजी लगी है, एकमात्र पूंजी। ठीक है, लेकिन होता है कि कभी कभी जो है जो वरदान होता है वही अभिशाप बन जाता है। जैसे शंकर भगवान ने भस्मासुर को वरदान दिया कि जाओ जिसके भी सर पे हाथ रख दोगे भस्म हो जाओ। अंत में उसने अपने ही सर पे हाथ रख दिया और भस्म हो गया। आवाज जा रही है ना? यस सर, आ रही है। जिसके सर पे हाथ रख दे भस्म। यही अमेरिका के साथ हुआ कि 1918 के बाद 20 के बाद जो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, अब इतना उत्पादन, कृषि क्षेत्र का उदाहरण लें, इतना उत्पादन हो गया कि उस फसलों की कीमत गिर गई, और इतनी कीमत गिर गई कि अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं। हमारे एक मित्र हैं मिर्जापुर में हिंदी से, तो उन्होंने 3 टमाटर लगाया, और टमाटर की बात तो टमाटर बिक रहा था 50 पैसा किलो, 50 पैसा। अब मार्केट में कैसे भेजेंगे टमाटर को, तुड़वाने, उसको ट्रक पे लगवाने, फिर उसको अनलोड कराने की कीमत कम से कम 3 से 4 रुपए आ रही थी प्रति किलो। जाने के लिए मजदूर चाहिए ना, समझ रहे हैं? यस सर। निकला कि उस टमाटर को कोई लेने वाला नहीं। तो अमेरिका में जो आर्थिक महामंदी 1929 में पैदा हुई, इतने फैक्ट्रियों में इतना फ्रिज बना, हर 3 मिनट में एक गाड़ी निकलेगी तो खरीदेगा कौन? कोई नहीं। हर 3 मिनट में एक फ्रिज, 5 मिनट में, हर मान लो 5 मिनट नहीं, 1 घंटा मान ले या 5 घंटा मान ले, हर 5 घंटे में हर कंपनी एक फ्रिज बनाएगी, एक वॉशिंग मशीन बनाएगी, एक मोटरसाइकिल बनाएगी, तो खरीदेगा कौन उसको? अब उसके खरीदार नहीं रहे। अमेरिका की जो अब जितना पूंजी इन लोगों ने बैंकों से
ले लेकर के लगाया था फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले, किसान। अब उनके सामान अब उनके सामानों को लेने वाला कोई नहीं। अब उनकी सामानों को लेने वाला कोई खरीदार नहीं। कोई खरीदेगा बताओ? नहीं खरीदेगा। थोड़ा बहुत मिल जाए तो जो 3 लाख रुपया लगाए थे टमाटर में, वो 3,000 रुपया वापस नहीं आया। बैंक से लेकर के लगाए थे ना, बैंक वाला पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा तो ना। बैंक वालों जब पैसा लेने आए तो पता चला कि इन्होंने कहा, हाथ खड़ा कर दिया, भैया हम दिवालिया हो गए, हमारे पास पैसे नहीं। अब सारे लोगों ने बैंक ने भी खूब पैसा बांट दिया। अब बैंक खाली हो गया, बैंक के पास पैसे नहीं। जो लोग बैंक में पैसा जमा किए थे वो तो जाएंगे ना अपना पैसा निकालने के लिए, तो पता चला बैंक के पास पैसा नहीं, बैंक दिवालिया हो गया। जो फैक्ट्री वाले थे उनका सामान नहीं बिक रहा है, वो दिवालिया हो गए। जो किसान थे उनकी उपज कोई खरीदने वाला नहीं, वो दिवालिया हो गए। तो पूरी जो चेन थी वही सब गड़बड़ हो गई। और अमेरिका का कहा जाता है कि करीब 4,000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए, करीब 1,10,000 से ज्यादा कंपनियां जो है दिवाला हो गई, खत्म हो गई। और बेरोजगारी का तो हालत, तो ही कहते हैं ना, कभी कभी जो है वरदान भी अभिशाप बन जाता है। तो 1929 की ये घटना जो है अमेरिका को पूरी तरीके से महामंदी में धकेल दिया। और अमेरिका की इस आर्थिक महामंदी का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन आता है। इस आर्थिक महामंदी का अमेरिकी आर्थिक महामंदी का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन आता है। लेकिन ठीक है, आइए ब्रिटेन पर। हाँ, एक कारण और एक तो हम दो तीन कारण है ना आर्थिक महामंदी का। पहला कारण था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, दूसरा उद्योग क्षेत्र में अति उत्पादन, तीसरा बैंकों का, फैक्ट्रियों का, किसानों का पूंजी समाप्त हो जाना। और अगला जो प्रमुख कारण था कि इन 1914 से 1929 के बीच में यूरोप के जिन जिन लोगों को अमेरिका के लोगों ने कर्ज दिया था, इस संकट के घड़ी में किसी ने कर्ज वापस नहीं किया, मदद नहीं किया कि भैया कर्ज वापस दे दो तो थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था सुधर जाए। तो ये रहा कि संकट की घड़ी में इन लोगों ने साथ नहीं दिया। भारत के ऊपर बहुत इस मंदी का असर तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आयात निर्यात दोनों प्रभावित हुआ। आयात निर्यात लगभग आधे हो गए। गेहूं की कीमतें यहाँ भी गिर गई, कोई खरीदार नहीं था। किसानों, शहर में जो लोग थे उनको तो बहुत असर नहीं पड़ा, लेकिन किसान और जो काश्तकार थे उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। जो अब आयात निर्यात घट गया तो अब उनके गेहूं कोई लेने वाला नहीं था, अब उनके अन्य सामानें जो थी वो कोई खरीदने वाला नहीं था। जो यहाँ से जो व्यापारी पैसा लेकर के सामान्य गेहूं चावल इत्यादि खरीदता था, वो औने पौने दाम पे वो खरीदने के लिए तैयार नहीं। यही हालत रहा बंगाल के जूट और पटसन का। बंगाल एक तरीके से जूट पटसन उत्पादन में प्रथम स्थान पे था। यहाँ से टाट की बोरियां इत्यादि टाट का निर्यात किया जाता था। तो 60% से ज्यादा वहां भी गिरावट आ गई। बहुत सारे लोगों ने बेहतर करने के लिए कर्जे लिए, फिर वो कर्जे बैंक को वापस नहीं कर पाए। ये सारा रहा। सोने का उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा। सोने
के सामानों निर्यात पर भी प्रभाव पड़ा। तो 1929 की आर्थिक महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। हालांकि शहरी जिंदगी उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं रही। लोग ठाट से वेतन भोगी और अन्य सारे लोग खाते पीते रहे। आज भी देख लो, मंदी महामारी में भी जो जो वेतन भोगी कर्मचारी है उसकी हालत उतनी खराब नहीं हुई है। लेकिन जो जिनके कुटीर उद्योग थे, जिनके अन्य सारे छोटे छोटे स्टॉल थे, वो सारे सब ध्वस्त हो गए कि नहीं हो गए? बोलो भाई। हो गए सर। तो अभी और इसमें कंटिन्यू करें कि Yes, sir. रहने दें?